विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के तीसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है गोलीय दर्पण, और साथ ही गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उस संबंध के बारे में। तो चलिए हमारे साथ। सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण कहता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। और जो गोलीय दर्पण होता है प्रायः कांच के टुकड़े को रजतित करके यानी कलई करके यानी पेंट करके बनाया जाता है। और इस गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग है उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर, और दूसरा भाग है अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। तो उत्तल दर्पण क्या होता है ये समझिए। वैसा गोलीय दर्पण जिसके भीतरी सतह को रजतित किया जाता है यानी भीतरी सतह को पेंट किया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी सतह को रजतित कर किया जाता है या फिर कलई किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विभिन्न पद हैं। अब वो क्या क्या पद हैं मैं एक एक करके आप लोग को समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका केंद्र है जिसको हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। क्या बोलेंगे, सी। और इधर आपका जो है ये आप लाइन देख रहे हैं, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का मतलब प्रधान अक्ष भी होता है। समझ में आ रहा है? चलिए। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो आपका P है। ये जो देख रहे हैं ये आपका P है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। इसी मुख्य अक्ष को प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं कि हमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। और हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कहता है कि भीतर की तरफ पेंट किया जाता है। तो चलिए हम इसमें भीतर की तरफ पेंट कर दे रहे हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। और अवतल कहता है कि बाहर की तरफ पेंट किया जाता है। तो चलिए हम बाहर पेंट कर देते हैं। ये क्या है, आपका अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है? अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस P की कि यह P क्या होता है। तो इस P को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब पोल। अब कैसे किसको ध्रुव कहा जा सकता है, तो यहाँ आप कहेंगे कि दर्पण का मध्य बिंदु, अगर आपसे कोई पूछे कि P क्या है, ध्रुव क्या है, तो आप जवाब देंगे दर्पण का मध्य बिंदु। अब यहाँ बात आती है मुख्य अक्ष का। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम समझाएंगे। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष क्या होता है, तो यहाँ आप कहेंगे कि केंद्र और ध्रुव, ध्रुव मतलब P को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। समझ में आ रहा है? ये मुख्य अक्ष क्या होती है, तो ये जो आप देख रहे हैं केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा हमारा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अब ये जो आप देख रहे हैं बिंदु C, ये बिंदु C क्या है, बिंदु C। तो बिंदु C जो है हमारा वक्रता केंद्र है। अब आप बताइए कि वक्रता केंद्र होता क्या है। तो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है और उस गोले का जो केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब उसके बाद में हम बात कर लेंगे CP। ये जो आपका CP है, CP क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या।
चाहे आप ऐसे भी खींच सकते हैं, इसका नाम आप टी भी लिख सकते हैं। तो सी टी क्या है, सी टी, तो सी टी आपका वक्रता त्रिज्या है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी वृत्त में बहुत सारे त्रिज्या बना सकते हैं। तो हमारा जो ये सीपी है, सीपी भी एक त्रिज्या है और सीटी भी क्या है, एक त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या होता क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो त्रिज्या होता है वही गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको एक और हम बात बता दें कि इस भाग को हम जरा दो भाग में करके बताते हैं। तो एक भाग आपका यह है, एक भीतर की तरफ पेंट किया गया है और यह हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा P है और यहाँ पे हमारा क्या है, C है। तो P क्या है आपका ध्रुव है, ये C क्या है तो वक्रता केंद्र है और यहाँ C से लेकर के जो P तक दूरी है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और यहाँ हम M और M डैश लिख दे रहे हैं। तो M डैश क्या है, तो उत्तल दर्पण है। समझ में आ रहा है। चलिए इसी तरीके से हम इधर वाले फिगर को भी जरा हम तोड़ देते हैं। ये बाहर की तरफ पेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा P होता है, इसको हम N और N डैश मान लेते हैं। यहाँ हमारा C है, तो C क्या है, वक्रता केंद्र है। फिर C से लेकर के P तक क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है। ये P क्या है, तो P हमारा ध्रुव है। और N डैश क्या है, N डैश ये क्या है, तो आपका अवतल दर्पण है। समझ में आया। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गोलीय दर्पण आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है और उसका जो वक्रता त्रिज्या होता है उसके बीच क्या संबंध है इसके बारे में। ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है उसको पढ़ेंगे। तो उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा कि यह हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण का केंद्र है C और ये उत्तल दर्पण का केंद्र है C। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करें कि मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद हमेशा वह फोकस से ही होकर के गुजरती है। जब अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब आपतित किरण दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से ही होकर के गुजरती है। उसी तरीके से यहाँ देखिए यह हमारा आपतित किरण है और ये दर्पण पे पड़ा और यह हमारा परावर्तित हो गया। अब आप कहिएगा कि सर ये तो कहीं भी फोकस से नहीं गुजरा। तो अब देखिए इसको आप डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाइए। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो वह फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यही हमारा फोकस है। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यह आपका क्या है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पे ई आपका क्या है, P है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष है। ठीक है। एक दर्पण है, इसका नाम आप M डैश दे सकते हैं। यहाँ पे आपका केंद्र है C। कोई दिक्कत, तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, M डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। समझ में आ रहा है। तथा अब इस अवतल दर्पण पे मुख्य जो अक्ष है इसके समानांतर एक आपतित किरण भेजिए यहाँ। तो इस किरण का नाम आप A और B कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे तथा AB एक आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है। चलिए
अब यह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा जी? फोकस से। तो बी एफ जो है हमारा कौन सा किरण हो गया? परावर्तित किरण। तो यहाँ लिखेंगे ए बी एक आपतित किरण, बी एफ एक परावर्तित किरण है। साथ ही आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट है। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ से सी को और बी को मिला दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोण आई और यहाँ पे कोण आर हो जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से क्या होता है? परावर्तन का नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस कोण का नाम क्या है? ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण, इस कोण का नाम क्या है? सी बी एफ। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी जो है समांतर है किसके? इस सीपी के, तथा आपका बीसी जो है क्या है? तथा बीसी एक तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण से क्या होगा भाई? तो यह जो आई है इस कोण के बराबर हो जाएगा। अब आई यहाँ हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी सी, इसलिए कोण ए बी सी बराबर होगा, इस कोण का नाम क्या? एफ सी बी। कोण एफ सी बी, समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। अब जरा देखिए यहाँ भी है ए बी सी और यहाँ भी है ए बी सी। तो ए बी सी के बराबर यह है, ए बी सी के बराबर यह है, तो यह इसके बराबर होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सी बी एफ बराबर एफ सी बी। तो सी बी एफ कहाँ है? सी बी एफ, ये वाला कोण। और उसके बाद में एफ सी बी कहाँ है? एफ सी बी, ई वाला कोण। तो एक त्रिभुज बन रहा है सी बी एफ। तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज सी बी एफ में यह स्थित है। इसलिए त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है? अब बताइए जब समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके दो भुजा भी तो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चाहे इसलिए बी एफ के बराबर कौन होगा? सी एफ। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि बिंदु बी पी के काफ़ी निकट है, इसलिए अब आप बताइए यह बी अगर हम इस पी पर लाकर साट दे तो पी एफ ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पी एफ बराबर यहाँ पे सी एफ। कोई दिक्कत? तो अब बताइए कि यह जो बी एफ था ये आकर के अब पी एफ पर हो गया, तो अब यह बराबर हो गया। तो यहाँ लिखे हैं कि पी एफ बराबर सी एफ, यहाँ पे पी एफ के बराबर सी एफ है। तो ये दोनों जो है बराबर है, तो किसको आधा किए हैं कि बराबर हो गया है? तो सी पी को। तो यहाँ लिखेंगे बराबर सी पी बटा 2, इसको आधा किए हैं। अब देखिए ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की दूरी को हम एफ कहते हैं, यानी फोकस दूरी। फिर यहाँ पे वक्रता केंद्र से लेकर के और
P तक यानी ध्रुव तक के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप बताइए यह PF क्या है, छोटा f। तो PF के जगह पे छोटा f बराबर CP। तो CP क्या है, बड़ा R बटा 2। तो यही हमारा क्या हुआ, संबंध हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए किसी गोलीय दर्पण में उसका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछेगा कि बताइए कि अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो जाहिर सी बात है 10 हो जाएगा। या वक्रता त्रिज्या 12 है तो फोकस दूरी कितना होगा, तो 12 का आधा कर देंगे तो 6 होगा। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आता है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में यही संबंध है कि F बराबर R बटा 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।